सन टोंग का चाकू इतना तेज था कि उसे देखना मुश्किल था। इसके अलावा उसकी तलवारबाजी की तकनीक बेहद आक्रामक और दबंग थी, जो पूरी तरह सैन्य शैली की थी, बिना किसी दिखावटी या अनावश्यक हावभाव के। हर चाल और हर शैली लोगों को मारने के लिए बनाई गई थी। ये सरल, प्रभावी और बहुत हिंसक थी। हालांकि 4 रक्षकों का फॉर्मेशन रहस्यमयी था, लेकिन सन टोंग की तेज तलवार के सामने इसका कोई असर नहीं हुआ। हर बार जब वे फॉर्मेशन बदलना चाहते थे, सन टोंग तुरंत कमी को भांप लेता और तेज चाकू से हमला कर देता। कुछ देर की लड़ाई के बाद चारों पूरी तरह दब गए और उन्हें पिटाई का सामना करना पड़ा, बिना किसी जवाबी हमले की गुंजाइश के। मुझे नहीं पता था कि जनरल सन वास्तव में एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स मास्टर हैं। स्मरणवीर थोड़ा हैरान था। चंद्रकांत राठौर का निजी गार्ड होना और जासूसों की एक टीम का नेतृत्व करना आसान नहीं है। विक्की का चेहरा उदासीन था। सन टोंग से पहली मुलाकात के समय से ही उसने कुछ संकेत देख लिए थे। चंद्रकांत राठौर द्वारा भरोसा करके और भारी जिम्मेदारी सौंपकर कपिलवस्तु भेजा जाना, ये स्पष्ट रूप से असंभव था कि उसके पास कोई असली क्षमता न हो। जनरल सन की उम्र देखते हुए वो सिर्फ 30 के दशक में है। इतनी उपलब्धि हासिल करना वाकई असाधारण है। प्रिंस के आसपास वाकई छिपे हुए ड्रैगन और बाघ हैं। स्मरणवीर ने आंखें सिकोड़ी। लड़ाई खत्म होने वाली है, विक्की ने अचानक कहा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सन टोंग का हमला अचानक और तीव्र हो गया। एक के बाद एक चाकू, जैसे उफनती लहरें, लगातार और रुकने न देने वाली। पहले से ही लगातार पीछे हट रहे 4 रक्षकों पर दबाव तुरंत बढ़ गया। 10 चालों तक भी नहीं टिक पाए। सन टोंग के तेज चाकू ने उन्हें उड़ा दिया। वे सभी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरे। उनके मुंह और नाक से खून बह रहा था। मेरे योर हाइनेस को चोट पहुंचाना चाहते हो? पहले मेरे हाथ में चाकू से पूछो। सन टोंग शानदार और हत्या की मंशा से भरा हुआ था। वह उस विनम्र व्यक्ति से पूरी तरह अलग था, जो पहले विक्की के सामने था। मुझे नहीं पता था कि वह एक मास्टर है। लाल कपड़े वाले हत्यारे ने अपना हाथ उठाया और उन 4 रक्षकों को रोक दिया, जो फिर से हमला करने वाले थे। अब तुम्हारी बारी है। सन टोंग ने धीरे धीरे चाकू उठाया और उसकी नोक सीधे लाल कपड़े वाले हत्यारे के चेहरे की ओर की। क्या तुम सोचते हो कि उन 4 को हराकर तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? तुम वाकई अपनी काबिलियत से ज्यादा सोच रहे हो। लाल कपड़े वाले हत्यारे ने ठंडी सांस छोड़ी। आज मैं तुम्हें ड्रैगन गार्ड पैविलियन की ताकतवर शक्ति दिखाऊंगा। बोलते ही लाल कपड़े वाला हत्यारा अचानक अपनी तलवार खींचकर एक परछाई में बदल गया और सन टोंग की ओर दौड़ा। सन टोंग भी पीछे नहीं हटा और उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। दोनों मार्शल आर्ट्स मास्टर्स जल्द ही एक भयंकर टक्कर में उलझ गए। इंपीरियल बिल्डिंग की दूसरी मंजिल का आधा हिस्सा तुरंत नष्ट हो गया। दोनों ने लड़ते लड़ते बाहर आंगन तक पहुंच गए। जहां से वे गुजरे, वहां लगभग खंडहर ही बचा। आकाश तलवारों की चमक से भरा था। साथ में सोने और लोहे के टकराने की आवाज थी, जिससे लोग चकित रह गए। विक्रम, तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों में से कौन जीतेगा? स्मरणवीर ने अचानक पूछा। ताकत के मामले में ड्रैगन गार्ड पैविलियन का पूजक थोड़ा बेहतर है, लेकिन जनरल सन ज्यादा जोशीला है, लड़ने की हिम्मत रखता है और पूरी तरह से साथ में मरने को तैयार है। जैसा कि कहा जाता है, संकरे रास्ते पर मुलाकात होने पर बहादुर जीतता है। जनरल सन की बहादुरी दोनों पक्षों के बीच की ताकत के अंतर को पूरा करती है। कौन जीतेगा, यह उनकी अपनी प्रस्तुति पर निर्भर करता है। विक्की ने आंखें सिकोड़कर स्थिति को चुपके से देखा। वह जल्दी से कार्रवाई करने की हड़बड़ी में नहीं था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि ड्रैगन गार्ड पैविलियन के पास कोई और योजना है या नहीं। अगर आसपास अभी भी विशेषज्ञ घात में छिपे हैं, तो जल्दबाजी में हमला करने से वो आसानी से जाल में फंस सकता है। आंगन में दोनों ने कुछ देर तक लड़ाई की और लाल कपड़े वाला हत्यारा धीरे धीरे अपना धैर्य खोने लगा। अब जबकि ड्रैगन गार्ड पैविलियन की स्थिति खत्म हो चुकी है, अतीत की
वे शत्रुतापूर्ण ताकतें स्थिति का फायदा उठाने और हमला करने लगी हैं। खासकर शाही परिवार ने चुपके से घेराबंदी और दमन शुरू कर दिया है। इस बार उसने एक टीम का नेतृत्व करके विक्रम राठौड़ पर घात लगाने की योजना बनाई थी, ताकि जल्दी से उसे हरा सके और पुराने पैविलियन मास्टर का बदला ले सके। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक बार शाही मास्टर को खबर मिल जाए और वह आ जाए तो वह चाहकर भी नहीं जा पाएगा। देर रात और लंबे सपनों से बचने के लिए उसे इस मुश्किल लड़के को जल्द से जल्द निपटाना होगा और फिर विक्रम राठौर को मारना होगा। मेरे पास तुम्हारे साथ घूमने का समय नहीं है, हट जाओ। लाल कपड़े वाला हत्यारा गुस्से में दहाड़ा और हिंसक हो गया। वह अब चोट लगने के डर से संकोच नहीं कर रहा था, बल्कि उसने एक भयंकर हमला शुरू कर दिया। सन टोंग, जो पहले उसके भाइयों के बराबर था, जल्द ही पीछे रह गया। आखिरकार दोनों की ताकत में अभी भी कुछ अंतर था। पहले सन टोंग लाल कपड़े वाले हत्यारे के साथ आगे पीछे लड़ाई कर पा रहा था, सिर्फ अपने जोश की वजह से। अब जब लाल कपड़े वाला हत्यारा पूरी ताकत से उतर आया है, उसका फायदा खत्म हो गया और अब असली ताकत का मुकाबला होना था। मर मर मर, लाल कपड़े वाला हत्यारा लड़ते हुए चिल्लाया। उसका हमला और ताकतवर होता गया और उसकी लड़ाई की शैली और भी भयंकर हो गई। सन टोंग को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह केवल बचाव कर सकता था और उसे जवाबी हमले की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो 3 मिनट से भी कम समय में वो पूरी तरह हार जाएगा और इंतजार नहीं कर सकता। यह दृश्य देखकर विक्की की आंखें ठंडी हो गईं। वह मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक वो सतर्क हो गया। प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने एक धम की आवाज सुनी और उसके पैरों के नीचे अचानक एक काला धुंध फट गया। विक्की ने सहज रूप से बॉडी प्रोटेक्टिंग क्यूई को सक्रिय किया और अपनी त्वचा पर एक सुरक्षात्मक ढाल बनाई। लेकिन एक अजीब दृश्य हुआ। यह काला धुंध जैसे जीवित हो, इसने विक्की की सुरक्षात्मक ऊर्जा को भेद दिया और उसके शरीर में घुसता चला गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह काला धुंध हर छेद से घुस रहा था। आंखें, कान, मुंह, नाक, यहाँ तक कि त्वचा के रोम छिद्र भी इस काले धुंध के घुसने का रास्ता बन गए। ऐसा कैसे हो सकता है? विक्की हैरान रह गया। हालांकि वो बहुत जानकार था, उसने ऐसी स्थिति का कभी सामना नहीं किया था। यहाँ तक कि बॉडी प्रोटेक्टिंग क्यूई भी इसे रोक नहीं सकी। ये आखिर क्या चीज है? सोचने का पर्याप्त समय न होने के कारण विक्की ने तुरंत अपनी किस्मत आजमाई। हालांकि ये काला धुंध बहुत अजीब था, लेकिन उसकी ताकत के साथ इसे बाहर निकालना असंभव नहीं था। विक्रम, तुम ठीक हो? कुछ हुआ? काले धुंध के बाहर से स्मरणवीर की चिंतित आवाज आई। अंकल स्मरणवीर, यहाँ मत आओ। ये काला धुंध जहरीला है। विक्की ने तुरंत चेतावनी दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शायद बहुत ज्यादा घबराहट की वजह से स्मरणवीर बिना सोचे समझे काले धुंध में घुस गया। 3 सेकंड से भी कम समय में स्मरणवीर का चेहरा काला पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। वो अभी अभी एक गंभीर बीमारी से उबरा था और उसका शरीर पहले से ही कमजोर था। अब जहर के प्रभाव से उसकी हालत और खराब हो गई। अंकल स्मरणवीर, विक्की का चेहरा बदल गया और खुद की परवाह किए बिना वो तुरंत स्मरणवीर को गोद में उठाकर जहरीले धुंध से बाहर निकला और फिर अपनी ऊर्जा का उपयोग करके उसकी चोटों का इलाज करने लगा। विक्की के इलाज के तहत स्मरणवीर के शरीर में घुसा जहरीला धुंध धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। दूसरी ओर विक्की की स्थिति आशावादी नहीं थी। उसके शरीर में घुसा जहरीला धुंध पहले ही उसके आंतरिक अंगों तक पहुंच चुका था। अगर वो ऐसे ही देरी करता रहा तो भले ही वह मरे नहीं, उसे गंभीर चोटें जरूर लगेंगी। दुर्भाग्यवश वो अब असमर्थ स्थिति में था। स्मरणवीर के लिए जहर निकालते समय वो खुद का ध्यान नहीं रख पा रहा था और केवल जहरीले धुंध को अपने शरीर में घुसने दे रहा था। इस तनावपूर्ण क्षण में आंगन में लाल कपड़े वाला हत्यारा सन टोंग के साथ विजेता तय कर चुका था। एक भयंकर लड़ाई के बाद लाल कपड़े वाले हत्यारे ने
अपनी बाह खोने की कीमत पर आखिरकार सन टोंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया। विक्रम राठौड़ मर। विक्की को लोगों की चोटों का इलाज करते देख लाल कपड़े वाला हत्यारा जोश में आ गया। उसने तुरंत मौके का फायदा उठाया, आगे बढ़ा और तेज चाकू से विक्की के सिर पर वार किया। लाल कपड़े वाले हत्यारे की तलवार तेज और सटीक थी और उसके शरीर की गैंग एनर्जी चरम पर थी। उसने पीछे से हमला किया, जिससे बचाव असंभव था। सबसे जरूरी बात, विक्की राठौड़ अभी स्मरणवीर का इलाज कर रहा था और उसे इसकी परवाह करने का समय नहीं था। लंबा चाकू उसकी ओर बढ़ता देख उसने केवल अपनी बॉडी प्रोटेक्टिंग क्यूई को सक्रिय किया और अपने शरीर पर एक सुरक्षात्मक ढाल बनाई। क्लांग। लाल कपड़े वाले हत्यारे का लंबा चाकू विक्की की बॉडी प्रोटेक्टिंग क्यूई पर जोर से टकराया, जिससे हल्की सी लहर उठी। भारी प्रतिकर्षण बल के तहत हत्यारे का चाकू सीधे उछल गया और उसका पूरा शरीर हिलकर पीछे लड़खड़ा गया। ये कैसे हो सकता है? लाल कपड़े वाले हत्यारे की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर डर का भाव था। उसने अभी जो तलवार मारी थी वह पूरी ताकत के साथ थी, बिना किसी हिचक के, और वह भी एक छिपा हुआ हमला था। सामान्य रूप से अगर विक्की मरता नहीं तो कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाता, लेकिन वह बैठा बैठा अडिग रहा और उल्टा हत्यारा ही बार बार पीछे हट गया। क्या ये सचमुच कहा जा सकता है कि उसके सामने वाला लड़का उससे ज्यादा ताकतवर है? पफ। इस समय स्मरणवीर का इलाज कर रहे विक्की ने अचानक काला खून उगल दिया। उसका पूरा चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया था। अभी का जहरीला धुंध इतना शक्तिशाली था कि उसका मजबूत शरीर भी इसका विरोध नहीं कर सका। बेशक, मुख्य कारण ये था कि स्मरणवीर का इलाज करने में उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो गई थी, जिससे वो जहर को दबा नहीं पाया और ये उसके आंतरिक अंगों तक घुस गया। इसके साथ ही लाल कपड़े वाले हत्यारे का छिपा हमला था, जिसने उसे मार्शल आर्ट से बचाव करने के लिए मजबूर किया। कई झटकों के बाद उसने खून उगल दिया। हाँ, तो तुम पहले से ही अपनी सीमा पर हो। विक्की को खून उगलते देख लाल कपड़े वाला हत्यारा तुरंत जोश में आ गया। उसने सोचा कि वह कितना ताकतवर है, लेकिन पता चला कि वो पहले ही उसकी अपनी तलवार से घायल हो चुका था। इस चाकू से मैं तुम्हें मार डालूंगा। लाल कपड़े वाले हत्यारे ने हवा में पकड़ा, उछल गया लंबा चाकू अपने हाथ में लिया, फिर दोबारा आगे बढ़ा और एक वार में विक्की की ओर तलवार चलाई। योर हाइनेस। गंभीर रूप से घायल सन टोंग गुस्से में दहाड़ा, अपने पैरों को जोर से ठोका और सीधे अपने शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करके लाल कपड़े वाले हत्यारे की पीठ पर टकरा गया। लाल कपड़े वाला हत्यारा कराह उठा और मौके पर ही कई मीटर दूर उड़ गया, शर्मनाक ढंग से जमीन पर गिरा। उसके हाथ का लंबा चाकू भी जमीन पर गिर गया। सन टोंग, जिसने पूरी ताकत से टक्कर मारी थी, मौके पर ही खून उगलकर उल्टा उड़ गया। वो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और इस टक्कर के बाद उसका शरीर और भी टूट गया और वह थोड़ी देर के लिए हिल नहीं सका। बकवास। तुम सचमुच मौत को बुला रहे हो। लाल कपड़े वाला हत्यारा गुस्से में खड़ा हुआ और सन टोंग की ओर क्रूरता से देखा, जिसने उसका अच्छा काम बिगाड़ दिया था। चूंकि तुम्हें बचाना इतना पसंद है, मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। लाल कपड़े वाला हत्यारा अचानक उछला और सन टोंग के सिर पर एक तमाचा मारा। सन टोंग हिल नहीं सका और केवल अपनी बाहें उठाकर बचाव कर सका। धम। एक जोरदार धमाका हुआ। सन टोंग की बाहें मौके पर ही टूट गईं। उसका पूरा शरीर एक रेत के बोरे की तरह 10 मीटर से ज्यादा दूर उड़ गया। वह दीवार से जोर से टकराया और खून उगलने लगा। योर हाइनेस, भागो, जल्दी भागो। सन टोंग ने खुद की पूरी तरह अनदेखी की, खून उगलते हुए और पूरी ताकत से चिल्लाया, भागो, कहा भागो। लाल कपड़े वाला हत्यारा मुड़ा और विक्की की ओर देखा। उसकी आंखें हत्या की मंशा से भरी थीं। वो भूल ही गया था कि सन टोंग सिर्फ एक छोटा पात्र है और उसे मारने का कोई असर नहीं होगा। विक्रम राठौड़ सबसे अहम शख्स था। देर रात और कई सपनों से बचने के लिए
उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। विक्रम राठौड़। मर। लाल कपड़े वाला हत्यारा फिर से हवा में उछला और पूरी ताकत से विक्की के सिर के पीछे वार किया। ये एक घातक हमला था। अगर ये लग गया तो भले ही सामने वाले के पास बॉडी प्रोटेक्टिंग क्यूई हो, वह इसका विरोध नहीं कर सकता। हथेली की हवा जोर से गरजी और हवा विकृत हो गई। जैसे ही लाल कपड़े वाला हत्यारा सफल होने वाला था, विक्की, जो स्मरणवीर की चोटों का इलाज कर रहा था, जैसे कुछ भाप गया, अचानक मुड़ा और एक हथेली से वार किया। धम। दोनों हथेलियां टकराई, जिससे जोरदार धमाका हुआ। विक्की ने सिर्फ अपने शरीर के हल्के कंपन से सारी ताकत को खत्म कर दिया। दूसरी ओर लाल कपड़े वाला हत्यारा विक्की की हथेली से 10 मीटर से ज्यादा दूर उड़ गया और आखिरकार जमीन पर भारी गिरा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था और उसके शरीर की ज्यादातर नसें टूट गई थी। तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? लाल कपड़े वाला हत्यारा अपनी छाती पकड़कर डर से भरा हुआ था। विक्रम राठौड़ स्पष्ट रूप से जहर से प्रभावित और गंभीर रूप से घायल था। फिर उसने सिर्फ एक हथेली से उसे आसानी से हरा क्यों दिया? क्या दोनों के बीच का अंतर इतना बड़ा है? मुझ पर घात लगाने से पहले क्या तुमने मेरी ताकत की जांच नहीं की? विक्की ने ठंडे स्वर में कहा। उसके मुंह के कोने पर काले खून का दाग था। स्मरणवीर के शरीर का सारा जहर निकाल दिया गया था और उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं था। जहां तक उसका सवाल है, हालांकि वो घायल और जहर से प्रभावित था, लेकिन अपनी गहरी साधना की वजह से वो थोड़े समय के लिए इसे सह सकता था। चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, तुम सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स मास्टर हो। हम जैसे लोग तुम्हें मारने के लिए काफी हैं। लाल कपड़े वाला हत्यारा चिल्लाया। जिस दिन ड्रैगन गार्ड पैविलियन नष्ट हुआ, उस दिन ज्यादातर वरिष्ठ अधिकारी मारे गए थे। बचे हुए लोग अपने अपने दम पर लड़ रहे थे, बिखरे हुए और पूरी तरह से संगठित होने में असमर्थ। उस दिन क्या हुआ, उसे नहीं पता था। उसे सिर्फ इतना पता था कि ये त्रिशक्ति के महल की साजिश थी और विक्रम राठौड़ इसका मुख्य अपराधी था। आज उसे एक गुप्त संदेश मिला कि विक्रम राठौड़ यहाँ त्रिशक्ति के महल के जासूसों से मिलने वाला है। इसलिए उसने तुरंत एक टीम का नेतृत्व किया। उसने सोचा कि वो बदला ले सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाला इतना ताकतवर है। अगर मैं सिर्फ एक साधारण मार्शल आर्ट्स मास्टर होता तो मैं कब का मर चुका होता। मैं अब तक कैसे जिंदा रहता? विक्की ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम पहले से ही ग्रैंड मास्टर के स्तर पर हो? लाल कपड़े वाले हत्यारे की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हुआ। जहां तक उसे पता था, विक्रम राठौड़ सिर्फ 20 के दशक में है। इतनी कम उम्र में ग्रैंड मास्टर के रियल्म तक पहुंचना बहुत डरावना था, है ना? ये किस तरह का राक्षस है? मैं सिर्फ एक बार पूछ रहा हूँ, तुम्हें हमारा ठिकाना कैसे पता चला? विक्की ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। इससे पहले कि वह यहाँ आया, वह बहुत सतर्क और सावधान था। उसने पीछा होने से बचने के लिए कई बार चक्कर भी लगाए। फिर भी इंपीरियल टावर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही उन पर घात लगाई गई। इसका मतलब है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। मैं तुमसे लड़ूंगा। लाल कपड़े वाला हत्यारा दांत पीसकर अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को संभालते हुए फिर से विक्की पर झपटा। नतीजा, जैसे ही वो पास पहुंचा, विक्की ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे उठा लिया। उसके पूरे शरीर की गैंग क्यूई बंद हो गई थी और वो पूरी तरह से शक्तिहीन था। चाहे कितना भी छटपटाए, कुछ नहीं कर सकता था। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे सवालों का ईमानदारी से जवाब दो। विक्की ने धीरे धीरे अपनी उंगलियों से दबाव बढ़ाया। लाल कपड़े वाले हत्यारे को इतना दबाया कि उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी सांसें मुश्किल हो गईं और उसकी नसें उभर आईं। मृत्यु का डर अचानक उसके दिल में भर गया। मैं बताता हूँ। एक रहस्यमयी शख्स ने हमें गुप्त संदेश भेजा, इसलिए हमें पता चला कि तुम कहाँ छिपे हो। लाल कपड़े वाले हत्यारे ने कर्कश आवाज में कहा। रहस्यमयी शख्स? वो कौन है? विक्की ने फिर पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता। उसने कोई जानकारी नहीं दी,
लेकिन वह हमारे गुप्त कोड्स को बहुत अच्छी तरह जानता है। वो हमारे ड्रैगन गार्ड पैविलियन का जासूस होना चाहिए, लाल कपड़े वाले हत्यारे ने जवाब दिया। जासूस? विक्की ने हल्के से भौहें चढ़ाई। थोड़ा संदेह हुआ। इतने समय पर खबर भेजने में सक्षम होने का मतलब था कि उसे मुलाकात की जगह पहले से पता थी। दूसरे शब्दों में, उसके आसपास शायद कोई गद्दार है। सन टोंग महल का निजी गार्ड है और उसने उसकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, इसलिए उसमें कोई समस्या नहीं हो सकती। तो फिर गद्दार कौन है? पफ। विक्की सोच ही रहा था कि अचानक उसे अपनी पीठ में दर्द महसूस हुआ। एक चाकू उसकी पीठ को भेद कर उसकी छाती से बाहर निकल आया। चाकू की नोक पर खून में अभी भी काले निशान थे। अपनी छाती से गुजरते चाकू को देखकर विक्की एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। सहज रूप से पीछे मुड़कर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिरी हो, और वह वहीं जम गया, क्योंकि उसने पाया कि चाकू चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि स्मरणवीर था। विक्की राठौर स्तब्ध रह गया। स्मरणवीर के छिपे हमले को देखकर वह एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। उसे पता था कि कोई गद्दार है और उसने कई लोगों पर शक किया था, जीवन, डॉक्टर प्रभाकर आदि, लेकिन स्मरणवीर पर कभी शक नहीं किया, क्योंकि स्मरणवीर ने उसके लिए लड़ाई लड़ी थी और महल के लिए बहुत कुछ बलिदान किया था। उसे हमेशा लगता था कि वह उसका कर्जदार है, इसलिए उसने उसका इलाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भले ही वह जहर से प्रभावित था या घायल था, फिर भी वह स्मरणवीर को बचाता। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अंकल स्मरणवीर, जो दर्शील महल का मृत सैनिक था और उसके रिश्तेदारों से प्यार करता था, उसकी पीठ में छुरा घोंपेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? अंकल स्मरणवीर, तुम क्या कर रहे हो? विक्की ने कांपते हुए पूछा। अब तक वह अपने सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। विक्रम, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा करना पड़ा। स्मरणवीर का चेहरा जटिल था। उसकी आंखों में थोड़ा अपराध बोध था। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि उस साल की सच्चाई की जांच मत करो। ऐसा करने से आसानी से मौत हो सकती है। क्यों? तुमने क्यों नहीं सुना? तुम स्पष्ट रूप से अच्छी जिंदगी जी सकते थे, फिर तुम इतना जिद्दी क्यों रहे? तुम कौन हो? विक्की ने गहरी भौहें चढ़ाई। मैं स्मरणवीर हूँ, त्रिशक्ति की मध्य सेना का डिप्टी जनरल, लेकिन उससे पहले मेरी एक और पहचान थी, और वह थी ड्रैगन गार्ड पैविलियन का जासूस। स्मरणवीर ने आह भरी। ड्रैगन गार्ड पैविलियन का जासूस? विक्की को विश्वास नहीं हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्मरणवीर वास्तव में ड्रैगन गार्ड पैविलियन द्वारा भेजा गया एक गुप्तचर है। तो क्या लाल कपड़े वाले हत्यारे और उसके समूह का घात स्मरणवीर ने गुप्त रूप से सूचना दी थी? तो क्या अभी जो काला जहरीला धुंध फटा था, वह भी स्मरणवीर की वजह से था? उसने जानबूझकर उसे जहर दिया, एक दर्दनाक नाटक रचा, और फिर उसके हाथों से जहर निकलवाया, ताकि लाल कपड़े वाले हत्यारे को छिपकर हमला करने का मौका मिले। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ हिसाब पूरी तरह से उसे अपने कब्जे में ले चुका था। इतना कि अब छुरा खाने के बाद उसे थोड़ा शक हो रहा था। क्या उसने कुछ गलत किया था? सच कहूं, जब तुम्हारे पिताजी त्रिशक्ति के किंग बने, तब हिडन ड्रैगन पैविलियन ने पहले से ही कई मोहरे बिछा दिए थे। न केवल मैं, बल्कि जयदेव, त्रिशक्ति की दर्शील सेना का जनरल, हम सभी हिडन ड्रैगन पैविलियन के लिए काम कर रहे थे। स्मरणवीर ने असहाय भाव से कहा। तो तुम और जयदेव एक ही समूह में हो। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। मुझे नहीं पता था कि उस साल का घात वास्तव में तुमने ही रचा था। विक्की की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। क्यों? मेरी माँ ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, और मेरे पिताजी और तुम जीवन मरण के दोस्त थे। तुमने उनका विश्वासघात क्यों किया? मुझे माफ कर दो, ये मेरा कर्तव्य भी है, स्मरणवीर ने अपराध बोध भरे चेहरे के साथ कहा। मैं हिडन ड्रैगन पैविलियन का जासूस हूँ। ये पहचान चाहे कुछ भी हो, धुल नहीं सकती। मैं तुमसे और त्रिशक्ति के प्रिंस के महल से शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। ये मेरी जिंदगी है। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। अगर अगला जन्म हो
तो मैं तुम्हारे लिए गाय घोड़ा बनकर काम करने को तैयार हूँ। मुझे समझ नहीं आता। ड्रैगन गार्ड पैविलियन नष्ट हो चुका है, फिर तुम उनके लिए काम क्यों कर रहे हो? विक्की को समझ नहीं आया। हिडन ड्रैगन पैविलियन की स्थिति खत्म हो चुकी है। सामान्य तर्क के अनुसार भले ही स्मरणवीर एक जासूस हो, जब तक वो उजागर नहीं होता उसे कोई खतरा नहीं होगा। वह इस मौके का फायदा उठाकर खुद को साफ कर सकता था और अपनी बाकी जिंदगी शांति से जी सकता था। उसे विश्वास था कि स्मरणवीर में त्रिशक्ति के प्रिंस के मैंशन में 10 साल से ज्यादा समय तक छिपे रहने की क्षमता थी, बिना उजागर हुए। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों एक ही रास्ते पर अंधेरे की ओर चलना चाहता है। विक्रम, एक गलत कदम, और फिर हर कदम गलत। जिस क्षण से मैं जासूस बना, मेरा पीछे मुड़ना तय हो गया था। स्मरणवीर ने आह भरी। जयदेव मेरा बॉस है, वो अभी भी जिंदा है और ड्रैगन गार्ड पैविलियन का डिप्टी मास्टर बन गया है। वो जल्द ही वापसी करेगा। मैं बच नहीं सकता और तुम भी नहीं बच सकते। ये सब नियति है, नियति का बकवास। विक्की ने अचानक चिल्लाया। हर कोई वह रास्ता चुन सकता है जो वो चाहता है, चाहे वो काला हो या सफेद, सही हो या गलत, सब कुछ एक विचार में है। अगर तुमने गलती को अंत तक चुनने का फैसला किया तो पीड़ित की तरह व्यवहार मत करो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा और उस साल बलिदान देने वाले सभी त्रिशक्ति के सैनिक भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे और हम नरक में तुम्हारा इंतजार करेंगे। बोलते हुए विक्की ने अचानक लाल हत्यारे की गर्दन पकड़ ली और फिर स्मरणवीर पर एक मुक्का मारा। उसकी छाती भेदने के क्षण से ही वह मृत्यु के कगार पर था। यह मुक्का आखिरी था जो उसने मारा और इसमें गुस्सा और अनिच्छा थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने ही लोगों के हाथों मरेगा और यह भी नहीं सोचा था कि स्मरणवीर वास्तव में गद्दार है। अब वह जो कर सकता है वो है एक साथ मरना। विक्की के तेज लोहे के मुक्के का सामना करते हुए स्मरणवीर की पुतलियां सिकुड़ गई और उसने सहज रूप से अपनी बाहें उठाकर बचाव किया। धम, एक मंद ध्वनि हुई। स्मरणवीर की बाहें सीधे टूट गई और उसका पूरा शरीर एक रेत के बोरे की तरह 10 मीटर दूर उड़ गया। वह जमीन पर भारी गिरा और खून उगलने लगा। गद्दार। विक्की की आंखें पूरी तरह खुली थीं और वह पीछा करने के लिए तैयार था। स्थिति ठीक न देखकर स्मरणवीर ने अपने हाथों से मुद्राएं बनाईं और अपने पैरों को जमीन पर ठोका। उसका पूरा शरीर तुरंत गायब हो गया, सिर्फ कपड़ों का ढेर छोड़कर। ये एक अजीब पलायन तकनीक थी। वाह! जैसे ही स्मरणवीर भागा, विक्की ने खून उगलना शुरू कर दिया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। पुरानी चोट ठीक नहीं हुई थी, शरीर में जहर था और इसके अलावा छाती को भेदने वाला चाकू। आज विक्की मृत्यु के कगार पर था और उसका तेल खत्म होने वाला था। योर हाइनेस, सन टोंग ने अनिच्छा से दहाड़ा, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल था और बिल्कुल हिल नहीं सकता था। भाई विक्की, जीवन भी लड़खड़ा रहा था, स्थिर खड़ा नहीं हो पा रहा था। तीनों की हालत एक दूसरे से ज्यादा गंभीर होती जा रही थी, लेकिन ड्रैगन गार्ड पैविलियन के कई हत्यारे अभी भी बाकी थे। जीवन, सन टोंग को लेकर पहले निकलो। विक्की ने मुश्किल से अपने टूटे हुए शरीर को संभाला, कोशिश करते हुए कि वो गिर न जाए। जब तक वह चाकू नहीं निकालता, वो शायद एक कप चाय के समय तक टिक सकता था। भाई विक्की, तुम्हारा क्या होगा? जीवन थोड़ा घबरा गया। मौजूद 3 लोगों में विक्की स्पष्ट रूप से सबसे गंभीर रूप से घायल था। चिंता मत करो, मेरी साधना गहरी है और मैं नहीं मरूंगा। विक्की ने जबरदस्ती मुस्कान दी। लेकिन बकवास मत करो, सन टोंग को लेकर जाओ। जीवन कुछ कहने ही वाला था कि विक्की की दहाड़ ने उसे रोक दिया। मजबूरी में उसने सन टोंग को सहारा दिया और एक-एक कदम लड़खड़ाते हुए चला गया। हिडन ड्रैगन पैविलियन के हत्यारों ने उन दोनों का पीछा नहीं किया, बल्कि विक्की को घेर लिया। उनका लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। बाकी 2 छोटे लोग उनके शिकार की सीमा में नहीं थे, इसलिए उनकी ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। विक्रम राठौड़, तुम अपनी ताकत की सीमा पर हो, तुरंत पकड़े जाओ।
4 सफेद कपड़े वाले हत्यारों ने अपनी अपनी चाकू उठाए और उसकी ओर ललचाई नजरों से देखा। उनके पीछे काले कपड़ों वाले हत्यारों का एक समूह खड़ा था। ये ड्रैगन गार्ड पैविलियन के कुलीन लोग थे और इनमें भी काफी युद्ध शक्ति थी। तुम लोग ड्रैगन गार्ड पैविलियन में अगर मरने से नहीं डरते तो जल्दी से यहाँ आकर आजमाओ। विक्की ने क्रूरता से मुस्कुराया, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। सब एक साथ, उसे मारो। एक आदेश के साथ ड्रैगन गार्ड पैविलियन के सभी हत्यारे एक साथ झपट पड़े और विक्की पर हमला किया। जीवन और मृत्यु की लड़ाई फिर से शुरू हो गई। 3 मिनट बाद ड्रैगन गार्ड पैविलियन के सभी हत्यारे खून के गड्ढे में गिर चुके थे। विक्की राठौड़, जो खून से लथपथ था और भी डगमगा रहा था और टिक नहीं पा रहा था, उसकी जीवन शक्ति कमजोर होती जा रही थी। उसके शरीर की सारी शक्तिशाली ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और वह मृत्यु के कगार पर था। उसके सामने का दृश्य धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था और उसकी धड़कन लगभग रुक चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि इतने तूफानों से गुजरने के बाद मैं आखिरकार अपने ही लोगों के हाथों मरूंगा। ये वाकई हास्यास्पद है। विक्की ने खुद से हंसते हुए अपनी छाती पर लगे चाकू को देखा, फिर दोनों हाथों से उसे पकड़ा और अचानक बाहर खींच लिया। पल भर में खून चारों ओर बिखर गया। अगर मरना ही है तो शरीर में चाकू फंसा रहना अच्छा नहीं लगता। चाकू निकालने के बाद विक्की को लगा जैसे उसके सामने की दुनिया घूम रही हो और आखिरकार वो धड़ाम के साथ जमीन पर भारी गिर पड़ा। उसकी चेतना पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। जब विक्की गिरा तो उसके द्वारा पहना गया एक आध्यात्मिक तावीज अचानक चमकने लगा और आखिरकार एक सुनहरी रोशनी में बदल गया, जो विक्की की भौहों में समा गया और गायब हो गया। तावीज के शरीर में प्रवेश करने के बाद ये तुरंत एक शक्तिशाली ऊर्जा में बदल गया, जो विक्की के पूरे शरीर में फैल गया। स्मरणवीर द्वारा पहले छोड़ा गया अजीब जहर इस ऊर्जा के संपर्क में आने के बाद तेजी से विघटित होने लगा, बिना किसी विरोध की क्षमता के। विक्की की पहले की आंतरिक चोटें, जिसमें अभी अभी छाती को भेदने वाला घातक चाकू का घाव भी शामिल था, इस ऊर्जा के प्रभाव से धीरे धीरे ठीक होने लगी। इस ऊर्जा में प्रबल जीवन शक्ति थी, जिसने विक्की को, जिसने अपनी जीवन शक्ति खो दी थी, धीरे धीरे भूत द्वार के कगार से वापस खींच लिया। इस समय कई मील दूर एक निजी घर में नैना राय, जो आंखें बंद करके आराम कर रही थी, अचानक कांप उठी और उसके पूरे शरीर से खून की उल्टी हो गई। उसका निष्कलंक और सुंदर चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तावीज नष्ट हो गया? नैना राय ने भौहें चढ़ाई, अपनी उंगलियों से गणना की और उसका चेहरा बहुत बदल गया, टूट गया। बिना ज्यादा सोचने के समय के नैना राय ने तुरंत जादू किया और पूरा शरीर एक प्रकाश की धारा में बदल गया और एक निश्चित जगह की ओर बढ़ गया। इस समय हिडन ड्रैगन पैविलियन के एक गुप्त अड्डे में एक नकाबपोश व्यक्ति, जिसने भूतिया चेहरा पहना था, एक शानदार सुनहरे ड्रैगन की कुर्सी पर टिका हुआ था, आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था, जैसे दुनिया का सर्वोच्च प्राणी। इसके बाएं और दाएं ओर राख जैसे चेहरों वाले मृत सैनिकों का एक समूह खड़ा था। ये मृत सैनिक ड्रैगन गार्ड पैविलियन द्वारा सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित मास्टर्स थे। न केवल वे दुष्ट तरीकों का अभ्यास करते थे, बल्कि वे साल भर अपने शरीर को जहर से भी मजबूत करते थे। वे थकान नहीं जानते, दर्द महसूस नहीं करते और मृत्यु से नहीं डरते। उनकी भावनाएं प्रशिक्षण के समय से ही बंद कर दी गई थीं। उनकी आंखों में न पुरुष और नारी का भेद था, न बूढ़े और जवान का, और न ही अच्छे और बुरे, सही और गलत का। वे केवल आदेशों का पालन करते थे और कार्य पूरा करने के लिए बिना हिचकिचाहट के अपनी जान बलिदान कर देते थे। ये मृत सैनिक अब इंसान नहीं कहे जा सकते थे, बल्कि हत्या की मशीनें थे। ये आज ड्रैगन गार्ड पैविलियन की सबसे शक्तिशाली ताकत भी थी। टप टप टप। इस समय आंगन के दरवाजे के बाहर तेज कदमों की आवाज गूंजी। इसके बाद एक आकृति दीवार फांदकर आंगन में घुस आई। ये आकृति स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल थी।
और हर 2 कदम पर जमीन पर खून की कुछ बूंदें छोड़ रही थी। खांसी। एक आकृति अंधेरे से निकली और हॉल में प्रकट हुई। ये स्मरणवीर था, जिसे विक्की ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। एल्डर स्मरणवीर, तुम घायल हो? ड्रैगन की कुर्सी पर बैठा नकाबपोश व्यक्ति अचानक बोला। उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी। थोड़ी सी चोट से नहीं मरूंगा। स्मरणवीर हाफ रहा था और बोलते हुए 2 और बार खून उगल दिया। लगता है चोट गंभीर है। ये दवा लो। नकाबपोश व्यक्ति ने अचानक अपना हाथ हिलाया और एक काला एलिक्सिर बाहर निकला। शुक्रिया। स्मरणवीर ने इसे पकड़ा और बिना हिचक के निगल लिया। ड्रैगन गार्ड पैविलियन के एलिक्सिर सभी बहुत दुर्लभ खजाने हैं और गंभीर चोटों के बावजूद वे जल्दी ठीक कर सकते हैं। बेशक, इस एलिक्सिर का आनंद केवल उच्च स्तरीय अधिकारी ही ले सकते हैं। मास्टर जयदेव। स्मरणवीर कुछ कहने ही वाला था कि नकाबपोश व्यक्ति ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेरा सरनेम अब जी है। तुम मुझे मिस्टर जी कह सकते हो या पैविलियन मास्टर जी। मेरी पहले की पहचान का जिक्र फिर से नहीं करना है। हाँ, पैविलियन मास्टर जी। स्मरणवीर ने झुककर सिर हिलाया। एल्डर स्मरणवीर, मैंने जो काम तुम्हें दिया था वह तुमने कैसे पूरा किया? नकाबपोश व्यक्ति रत्नेश ने पूछा। मैंने विक्रम राठौर के दिल में चाकू घोंपा। जैसा कि उम्मीद थी, वो अब मर चुका है, स्मरणवीर ने बताया। बहुत अच्छा। रत्नेश ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। एल्डर स्मरणवीर, तुमने फिर से एक बड़ा योगदान दिया। पैविलियन मास्टर जी, मैंने आपके निर्देशों का पालन किया। क्या अब आप मेरी बेटी को छोड़ सकते हैं? स्मरणवीर ने विनती की। वो अब भी हिडन ड्रैगन पैविलियन के लिए काम कर रहा था, क्योंकि वह दूसरों के नियंत्रण में था। उसकी बेटी, उसका सच्चा प्यार, लंबे समय से ड्रैगन गार्ड पैविलियन में नजरबंद थी और वह उसे साल में सिर्फ एक बार देख सकता था। अगर वो आदेशों की अवहेलना करता या उसके मन में कोई बगावत आती, तो न केवल वह मर जाता, बल्कि उसकी बेटी को भी यातना और अपमान सहना पड़ता। यह ड्रैगन गार्ड पैविलियन का जासूसों को नियंत्रित करने का तरीका था। ये सरल, हिंसक और बहुत प्रभावी था। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसे विक्रम राठौर को मारना पड़ा। एल्डर स्मरणवीर, तुम्हारी बेटी अब सुरक्षित है। वो हर दिन अच्छा खाना और पेय का आनंद ले रही है, बिना किसी चिंता के। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, रत्नेश ने शांति से कहा। पैविलियन मास्टर जी, आपने स्पष्ट रूप से मुझसे वादा किया था कि अगर ये मामला सुलझ जाता है तो आप हमें जाने देंगे। स्मरणवीर ने भौहें चढ़ाई। मैंने तुमसे वादा किया था और मैं अपना वादा निभाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, रत्नेश ने कर्कश आवाज में कहा। हालांकि तुमने विक्रम राठौर को मार डाला, लेकिन तुमने काम पूरी तरह से पूरा नहीं किया। जब तक त्रिशक्ति का महल नहीं गिरता, हमें एक दिन की शांति नहीं मिलेगी। त्रिशक्ति का प्रिंस का महल बहुत शक्तिशाली है, इसे नष्ट करना कितना आसान है? स्मरणवीर ने भौहें चढ़ाई। मैं 10 साल से योजना बना रहा हूँ और पूरी तैयारी कर चुका हूँ, रत्नेश ने शांत स्वर में कहा। चंद्रकांत राठौड़ मरने वाला है और कुछ दिन भी नहीं टिकेगा। अब जब विक्रम राठौड़ मर चुका है, त्रिशक्ति के प्रिंस के महल का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचेगा और वहां अराजकता होगी। उस समय मैं एक कठपुतली को समर्थन दूंगा ताकि त्रिशक्ति का महल पूरी तरह से मेरे कब्जे में आ जाए। बोलते हुए रत्नेश ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां बंद की, जिसमें बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी। कपिलवस्तु का शाही परिवार कुछ भी नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं। केवल त्रिशक्ति का महल ही असली खतरा है। जब तक वह त्रिशक्ति के महल और 5 लाख की अजेय ब्लैक ड्रैगन आर्मी को नियंत्रित कर लेगा, वह दुनिया का मालिक होगा। पैविलियन मास्टर जी, क्या आपको उन सबको मारना होगा? स्मरणवीर का चेहरा जटिल था। आपको पता है, उस समय वह बोल पाता, उससे पहले रत्नेश ने उसे रोक दिया। क्या तुम्हारा दिल पिघल रहा है? एल्डर स्मरणवीर, जो लोग बड़े काम करते हैं, उन्हें निर्मम होना चाहिए। दयालुता कुछ भी हासिल नहीं करेगी। अपने भविष्य और अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचो। कुछ चीजें एक बार करने के बाद पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं होता। मैं समझ गया। अपनी बेटी का जिक्र सुनकर
स्मरणवीर आखिरकार समझौता कर गया। मास्टर जी, आपके पास और कोई निर्देश? रत्नेश ने शराब का ग्लास उठाया और एक घूंट लिया और कहा, अब सब कुछ तैयार है, बस हवा का इंतजार है। कल तुम मेरे साथ त्रिशक्ति चलो। इतने लंबे समय तक योजना बनाने के बाद अब जाल बंद करने का समय है। पता नहीं कितना समय बीता, विक्की राठौड़ धीरे धीरे कोमा से जागा। उसका ऊपरी शरीर मोटी पट्टियों में लिपटा था, उसके अंगों में दर्द और कमजोरी थी, और उसकी सांसें बहुत कमजोर लग रही थी। मैं मरा नहीं, विक्की ने अपनी हथेलियों को देखा और फिर कमरे के माहौल को। ये जगह कुछ जानी पहचानी थी, जैसे वो पहले यहाँ आ चुका हो। तुम जाग गए? इस समय नैना राय एक कटोरा दलिया लेकर धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। तुम गंभीर रूप से घायल हो। सौभाग्य से तुम्हारा आधार अच्छा है, वरना तुम्हें बचाना वाकई मुश्किल होता। तुमने मुझे बचाया? विक्की थोड़ा हैरान था। और कौन? नैना राय ने शांति से कहा, मैंने तुम्हें पहले जो तावीज दिया था, उसने निर्णायक पल में तुम्हारे दिल की रक्षा की, तुम्हारे शरीर में प्रबल जीवन शक्ति डाली और आखिरकार तुम्हें नरक के द्वार से वापस लाया। मुझे नहीं पता था कि वो तावीज मरे हुए को जिंदा कर सकता है। क्या तुम्हारे पास ऐसा खजाना और है? मुझे 2 और क्यों नहीं देती? विक्की ने बेशर्मी से कहा। कोई उपाय नहीं, हाल ही में बहुत खतरा रहा है। या तो उसे कोई ताकतवर दुश्मन मिल रहा है, या फिर कोई गद्दार आसपास छिपा है। कुछ ही दिनों में उसने कई बार जीवन और मृत्यु का अनुभव किया, और उसे अपनी जान बचाने की बहुत जरूरत थी। क्या तुम इसे सड़क पर मिलने वाली गोभी समझते हो, जो मांगने पर मिल जाए? नैना राय ने गुस्से में कहा, एक तावीज बनाने में मेरी 10 साल की उम्र खर्च होती है। अगर तावीज नष्ट हो जाता है तो मुझे भी चोट लगती है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों को तावीज दिए हैं, एक मेरे पिताजी और दूसरा तुम। 10 साल की उम्र खर्च? इतना महंगा? विक्की हैरान रह गया। हालांकि उम्र से बनाए गए खजाने असाधारण होते हैं, लेकिन वे बहुत हानिकारक भी होते हैं, खासकर इस तरह के उपभोग्य उत्पाद जो एक बार इस्तेमाल के बाद खत्म हो जाते हैं और भी कीमती हो जाते हैं। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? नैना राय ने शांति से कहा, अगर तुम्हारी जिंदगी इतनी जरूरी न होती तो मैं तुम्हें तावीज देने को तैयार न होती। प्रिंसेस नैना इतनी दयालु और नेक हैं, मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। विक्की ने आभार व्यक्त किया। क्या मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम बस शुक्रिया कहकर निपटाना चाहते हो? नैना राय ने मजाक में कहा, अगर भविष्य में योर हाइनेस को कोई परेशानी हो तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर और मरने तक मदद करूंगा। विक्की ने वचन दिया। ये ठीक है, नैना राय मुस्कुराई। वैसे मैं कितने समय तक बेहोश था? विक्की ने अचानक पूछा। 3 दिन और 3 रात, नैना राय ने जवाब दिया। क्या? इतना लंबा? विक्की ने भौहें चढ़ाई। चिंता मत करो, तुम्हारे कई दोस्त अभी भी जिंदा और ठीक है। मैंने उनसे संपर्क किया और उनके लिए सुरक्षित घरों का इंतजाम किया। अभी के लिए कोई समस्या नहीं होगी। नैना राय ने विचारशीलता दिखाई। ये अच्छा है। विक्की ने राहत की सांस ली। उसे वाकई डर था कि जिस कुछ दिन वह कोमा में था, उस दौरान स्मरणवीर ड्रैगन गार्ड पैविलियन के लोगों को लेकर सबको मार डालता। विक्रम राठौड़, तुम्हारी ताकत के साथ अब कपिलवस्तु में बहुत कम लोग तुम्हें हरा सकते हैं। मैंने पहले तुम्हारे शरीर की जांच की और पाया कि तुम जहर से प्रभावित थे और तुम्हारी छाती में चाकू घुसा था। तुम ऐसी हालत में कैसे पहुंच गए? नैना राय ने टटोलते हुए पूछा। विक्रम राठौड़ पहले से ही ग्रैंड मास्टर है। धनंजय के मारे जाने और हिडन ड्रैगन पैविलियन के ज्यादातर प्रमुख मास्टर्स के खत्म होने के बाद ऐसा लगता था कि कपिलवस्तु में बहुत कम लोग विक्रम राठौड़ को घातक चोट पहुंचा सकते थे। छोड़ो, मेरे पास एक गद्दार था। उसने मेरे भरोसे का फायदा उठाया और मुझे छुरा घोंपा। विक्की का चेहरा और ठंडा हो गया। अगर उसे कोई ताकतवर दुश्मन मिलता, ताकत कम पड़ती और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता तो ठीक था, ये उसकी अपनी गलती होती। लेकिन दुर्भाग्य से उसे उस शख्स ने नुकसान पहुंचाया
जिस पर वह भरोसा करता था। ये अब सिर्फ चोट का मामला नहीं था, इससे भी ज्यादा ये एक मानसिक आघात था। विक्रम राठौड़, मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि एक पतला ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। हालांकि ड्रैगन गार्ड पैविलियन नष्ट हो चुका है, लेकिन बचे हुए अवशेष अभी भी एक शक्तिशाली ताकत हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा, नैना राय ने गंभीर स्वर में कहा। मैं समझ गया, विक्की ने सिर हिलाया। इस सबक को सीखने के बाद मैं ऐसी चीजों को दोबारा बर्दाश्त नहीं होने दूंगा। ये सबसे अच्छा है, नैना राय ने कहा। मेरे 3 दिन के कोमा के दौरान कुछ खास हुआ? विक्की ने फिर पूछा। तुम्हारे शब्दों ने मुझे कुछ याद दिलाया, नैना राय ने अचानक कहा, जैसे उसे कुछ याद आया हो। शाही परिवार की जानकारी के अनुसार ड्रैगन गार्ड पैविलियन के अवशेष हाल ही में कपिलवस्तु छोड़कर गए हैं और पहले छिपे हुए कुछ कारोबारों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। कपिलवस्तु छोड़ दिया? वे कहाँ गए? विक्की ने पूछा। हालांकि कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन कई सुरागों से देखते हुए ड्रैगन गार्ड पैविलियन के अवशेष शायद त्रिशक्ति गए हैं, नैना राय ने कहा। त्रिशक्ति? विक्की ने भौहें चढ़ाई। क्या वे त्रिशक्ति के महल के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं? ये बहुत संभव है, नैना राय ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे तुरंत वापस जाना होगा, विक्की ने कहा और उठने की कोशिश की, लेकिन घाव खींचने से वह दर्द से कराह उठा। हिलना मत, नैना राय ने उसे दबाने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हारी जीवन शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी है और तुम्हें अभी भी एक गंभीर चोट लगी है। हालांकि मैंने तुम पर ज़ेड ड्यू क्रीम लगाई है, फिर भी तुम्हें पूरी तरह ठीक होने के लिए कुछ और दिनों तक आराम चाहिए। समय नहीं है। ड्रैगन गार्ड पैविलियन ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। इस बार त्रिशक्ति जाने का मतलब जरूर कोई बड़ी साजिश है। मुझे उन्हें रोकना होगा, विक्की ने गंभीरता से कहा। तुम्हारी मौजूदा हालत में तुम इसे कैसे रोक सकते हो? नैना राय ने भौहें चढ़ाई और कहा। रत्नेश की ताकत अथाह है और उसके साथ विशेषज्ञों का एक समूह है। तुम अपने चरम पर भी उन्हें नहीं रोक सकते थे और अब तुम गंभीर रूप से घायल हो। भले ही मैं रोक न सकूं, मुझे कम से कम त्रिशक्ति के महल को चेतावनी देनी होगी ताकि वे पूरी तरह तैयार हो सकें, विक्की ने कहा। ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। तुम कोमा में थे, तब मैंने तुम्हारे पिताजी को एक गुप्त संदेश भेज दिया था। मुझे विश्वास है कि वे सतर्क होंगे, नैना राय ने पहले से ही इसकी उम्मीद की थी। ये सुनकर विक्की थोड़ा चौंका और थोड़ा हैरान दिखा। उसे नहीं पता था कि नैना राय इतनी विचारशील है और पहले से ही तैयारी कर चुकी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि रविंद्र राय अपनी बेटी की इतनी तारीफ करते हैं। योर हाइनेस, आपके किए हुए के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे फिर भी त्रिशक्ति वापस जाना होगा। विक्की धीरे धीरे सीधा बैठ गया और उसका मूड धीरे धीरे शांत हो गया। चाहे कुछ भी हो, त्रिशक्ति का प्रिंस का मैंशन मेरा घर है। अब जब उस पर मुसीबत आने वाली है, मैं चुपचाप नहीं खड़ा रह सकता। तुम वापस जा सकते हो, लेकिन पहले एक योजना बनानी होगी, वरना तुम्हारा त्रिशक्ति के महल की कमजोरी बन जाएगा, नैना राय ने चेतावनी दी। उसकी समझ से चंद्रकांत राठौर एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने बच्चों को अपनी जान से ज्यादा चाहता था। एक बार अगर विक्रम राठौर को कोई खतरा हुआ तो वो निश्चित रूप से अपना आपा खो देगा। उस समय ये हिडन ड्रैगन पैविलियन के अवशेषों को फायदा उठाने का मौका देगा। मैं समझ गया, विक्की ने सिर हिलाया। इस बार जब मैं वापस जाऊंगा, मैं खुलेआम कुछ नहीं करूंगा, न ही त्रिशक्ति के महल के लोगों से संपर्क करूंगा। मैं चुपके से जांच करूंगा और निर्णायक पल में ड्रैगन गार्ड पैविलियन की साजिश को नाकाम कर दूंगा। ऐसा ही ठीक है, नैना राय ने जवाब दिया, फिर जोड़ा, हालांकि तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें कुछ मददगारों की जरूरत होगी। चंद्रकांत राठौड़ ने कपिलवस्तु में जासूसों की एक टीम भेजी थी और अब वे मेरे इशारे पर हैं, विक्की ने कहा। जासूसों की एक टीम काफी नहीं है, नैना राय ने सिर हिलाया, वरना मैं तुम्हारे साथ व्यक्तिगत रूप से चलूंगी। हमारे किंतियन प्रिजन में कई अनोखे लोग हैं और वे अब मेरे आदेशों का पालन करते हैं, इसलिए वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम? ये सुनकर विक्की राठौर थोड़ा चौंका।
उसने नैना राय को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, योर हाइनेस, तुम एक सम्मानित और उच्च कुल की हो। तुम वाकई ऐसी जोखिम भरी चीजों के लिए उपयुक्त नहीं हो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। क्या मुझे कम आंक रहे हो? नैना राय ने हल्के से मुस्कुराया और एक हाथ से इशारा किया। एक तेज सफेद ऊर्जा अचानक फूटी, तेजी से खिड़की से गुजरी और सीधे आंगन के रॉकरी पर जा लगी। धम! एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा रॉकरी टुकड़े टुकड़े हो गया और चूर चूर हो गया। ग्रैंडमास्टर की क्यूई। विक्की की पुतलियां सिकुड़ गईं। तुम वाकई एक मार्शल आर्ट्स मास्टर हो? शारीरिक कारणों से लड़कियों के लिए अभ्यास करना लड़कों से ज्यादा मुश्किल होता है और महिला मास्टर्स बहुत दुर्लभ होती है। उसे वाकई नहीं पता था कि नैना राय, जो कमजोर और नाजुक लगती थी, वास्तव में मास्टर के स्तर तक पहुंच चुकी थी। सबसे जरूरी बात, उसकी तेज नजर के बावजूद, इतने समय तक संपर्क में रहने के बाद भी वो इसे नहीं देख पाया। ये लड़की अपनी खूबियां वाकई अच्छे से छिपाती है। हालांकि मेरी ताकत तुम जितनी नहीं है, लेकिन ये भी बुरा नहीं है। मैं तुम्हारा कुछ दबाव बांध सकती हूँ। ये ठीक है। नैना राय ने हल्के से मुस्कुराया। अगर तुम लड़का होती तो तुम सम्राट होती। विक्की ने दिल से तारीफ की। ये जानना जरूरी है कि किंतियन प्रिजन के लोग मार्शल आर्ट्स में माहिर नहीं होते और वे मुख्य रूप से भविष्यवाणी और किमिन दुंजिया में विशेषज्ञता रखते हैं। और नैना राय की मार्शल आर्ट्स साधना मास्टर के स्तर तक पहुंच चुकी है। क्या उनकी विशेषज्ञता वाली तकनीकें और भी डरावनी नहीं होंगी? मरे हुए को जिंदा करने वाले तावीज से इसका कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। मजाक मत करो। हालांकि मैंने तुम्हारी मदद करने का वादा किया है, लेकिन इसके लिए शर्तें हैं। नैना राय ने बात बदल दी। क्या शर्तें? विक्की ने पूछा। ये बहुत सरल है। तुम्हें ड्रैगन सोर्स क्यूई ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। नैना राय ने सीधे बात कही। बेशक, इसे ढूंढने के बाद मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। हम इसे बराबर बांट सकते हैं। तुम सम्राट नहीं हो, फिर तुम ड्रैगन सोर्स क्यूई क्यों ढूंढ रही हो? विक्की थोड़ा उत्सुक था। देश के उत्थान और पतन के लिए हर कोई जिम्मेदार है। नैना राय ने संक्षेप में जवाब दिया। ठीक है, तुमने मेरी इतनी बार मदद की है, मुझे तुम्हारा ये एहसान चुकाना होगा। अगर त्रिशक्ति का महल इस आपदा से सुरक्षित निकल पाता है, तो मैं तुम्हें ड्रैगन सोर्स क्यूई ढूंढने में मदद करूंगा। विक्की ने आखिरकार सहमति दे दी। नैना राय ने उसकी बहुत मदद की थी और यहाँ तक कि उसकी जान भी बचाई थी। इस कृपा को चुकाना जरूरी था। ठीक है, तो हमारा सौदा पक्का। नैना राय मुस्कुराई। योर हाइनेस, मुझे जल्द से जल्द त्रिशक्ति वापस जाना होगा। कृपया इंतजाम करें, विक्की ने फिर कहा। कोई समस्या नहीं, मैं इसका ध्यान रखूंगी। नैना राय ने जवाब दिया, मुड़ी और बाहर चली गई। अगले दिन सुबह सुबह एक निजी विमान कपिलवस्तु से उड़ा और सीधे त्रिशक्ति की ओर बढ़ा। केबिन में विक्की ने खिड़की से बादलों के ऊपर के दृश्य को देखा। इस समय सूरज उग रहा था और आग जैसी लाल धूप ने बड़ी संख्या में बादलों को चमकदार लाल रंग में रंग दिया, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। विक्रम राठौड़। इस समय नैना राय अचानक पास आई और उसके बगल में बैठ गई। उसके हाथ में अभी भी एक पत्र था और उसने कहा, दृष्टि पवेलियन ने आज सुबह 3 सूचियां अपडेट की है। ये काफी दिलचस्प है। क्या तुम देखना चाहते हो? सूचियां? कौन सी सूचियां? विक्की ने नजर हटाई। इस बार अपडेट की गई सूचियां स्पष्ट रूप से डिवाइन वेपन्स लिस्ट, प्रोडिजी लिस्ट और शॉकिंग वर्ल्ड लिस्ट है। प्राथमिकता के क्रम में मैं पहले डिवाइन वेपन्स लिस्ट से शुरू करती हूँ। डिवाइन वेपन्स लिस्ट में नंबर 1, यिन यांग एविल स्लेइंग स्वॉर्ड, मालिक आद्विक मिश्रा। डिवाइन वेपन्स लिस्ट में दूसरा, ड्रैगन बर्ड स्वॉर्ड, मालिक विक्रम राठौड़। डिवाइन वेपन्स लिस्ट में तीसरा, जेंटियन रेड फ्लेम स्पीयर, मालिक रत्नेश। डिवाइन वेपन्स लिस्ट में चौथा, चुइक्स्यूजियान, मालिक नित्यानंद। डिवाइन वेपन्स लिस्ट में पांचवा, ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड, मालिक निरंजन। डिवाइन वेपन्स लिस्ट में छठा, स्टार चेजिंग स्वॉर्ड, मालिक फ्रॉस्ट। डिवाइन वेपन्स लिस्ट में सातवां, हेवनली थंडर स्वॉर्ड, मालिक रिशान नाइक।
डिवाइन वेपन्स लिस्ट में 8वां हुआंग क्वान स्वॉर्ड, मालिक विशाल प्रताप। डिवाइन वेपन्स लिस्ट में 9वां स्काई स्वॉर्ड, मालिक विक्रम राठौड़। डिवाइन वेपन्स लिस्ट में 10वां हेवी रेन पेयर ब्लॉसम नीडल, मालिक अरण्या रैना। नैना राय ने सूची देखते हुए संबंधित जानकारी पढ़ी। डिवाइन वेपन्स की सूची में न केवल डिवाइन वेपन्स के नाम सूचीबद्ध हैं, बल्कि संबंधित मालिकों का भी जिक्र है, जो बहुत विस्तृत है। मुझे नहीं पता था कि मैं अकेले ही डिवाइन वेपन्स लिस्ट में शीर्ष 10 में 2 हथियारों का मालिक हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। विक्की ने सुनने के बाद सिर हिलाया। डिवाइन वेपन्स लिस्ट में होना, हालांकि ये शानदार लगता है, लेकिन इसके साथ बड़ा जोखिम भी है। जैसा कि कहा जाता है, एक आम आदमी दोषी नहीं होता, लेकिन कीमती चीज रखना दोषी बनाता है। सिर्फ डिवाइन वेपन्स होना काफी नहीं है। हथियार को अपने हाथ में रखने के लिए पर्याप्त ताकत भी होनी चाहिए, वरना हर तरफ से विशेषज्ञ खबर सुनकर आएंगे और डिवाइन वेपन्स छीन लेंगे। तुम 2 डिवाइन वेपन्स के साथ थोड़ा मजा कर सकते हो। नैना राय ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, दुनिया में कई मार्शल आर्ट्स मास्टर्स हैं जिनके पास अपने लिए एक भी डिवाइन वेपन नहीं है। और तुम्हारे पास अपने लिए 2 हथियार हैं, बाकी लोग शायद ईर्ष्या से मर जाए। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो परेशानी से डरता है। एक बार डिवाइन वेपन्स की सूची घोषित हो जाए, तो शायद मास्टर्स की एक सतत धारा मेरे हाथों में हथियारों का इस्तेमाल करने की चाह में आएगी। इसका बचाव करना असंभव है। विक्की ने आह भरी। चिंता मत करो, अगर कोई तुम्हारी तलवार चुराना चाहता है, तो उसे अपनी क्षमता पर विचार करना होगा, वरना वे व्यर्थ में मर जाएंगे। बहुत कम लोग इतने मूर्ख होंगे। नैना राय ने मुस्कुराया। ओह, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? विक्की ने हल्के से भौहें चढ़ाई। 2 और सूचियां हैं, नीचे सुनकर पता चल जाएगा। नैना राय ने जारी रखा। अगला, मैं प्रोडिजी लिस्ट की घोषणा करती हूँ। पहले स्पष्ट कर दूं, तथाकथित प्रोडिजी लिस्ट उन स्वर्गीय प्रतिभाओं को संदर्भित करती है जो 30 साल से ज्यादा उम्र के नहीं हैं। उनकी ताकत के आधार पर उनकी रैंकिंग की गई है। ध्यान से सुनो। प्रोडिजी लिस्ट में शीर्ष विक्रम राठौड़, विशाल प्रताप। विक्की चौंका। 2 लोग? हाँ, नैना राय ने सिर हिलाया। दृष्टि पवेलियन के स्पष्टीकरण के अनुसार तुम और विशाल प्रताप दोनों ग्रैंड मास्टर्स हैं, और उनकी ताकत एक समान है। असली निर्णायक लड़ाई से पहले कोई ताकत का आकलन नहीं कर सकता, इसलिए तुम दोनों पहले स्थान के लिए बराबर हो। ये काफी खास है। विक्की ने सिर हिलाया। सच कहूं, उसे वाकई यकीन नहीं था कि वह विशाल प्रताप को हरा सकता है। उसकी तलवार, जिसने अखिल को तुरंत मार दिया था, उसकी ताकत को साबित करने के लिए काफी थी। अगला, प्रोडिजी लिस्ट में दूसरा रोशनी चहल। प्रोडिजी लिस्ट में तीसरा रिशान नाइक। प्रोडिजी लिस्ट में चौथा दिव्यांका सेन। प्रोडिजी लिस्ट में 5वां यशवर्धन। प्रोडिजी लिस्ट में छठा भीमसेन। प्रोडिजी लिस्ट में 7वां अनिल माथुर। प्रोडिजी लिस्ट में 8वां क्वांगलांग। प्रोडिजी लिस्ट में 9वां अरण्या रैना। प्रोडिजी लिस्ट में 10वां लिन्युआन। नैना राय ने प्रोडिजी लिस्ट को फिर से विस्तार से बताया। सुनने के बाद विक्की ने उत्सुकता से पूछा, मैंने प्रोडिजी लिस्ट के ज्यादातर लोगों के बारे में सुना है, लेकिन ये रिशान नाइक मेरे लिए नया है। उसका बैकग्राउंड क्या है? रिशान नाइक की बात करें तो इसका तुम्हारी माँ से कुछ लेना देना है, नैना राय ने समझाया। तुम्हारी माँ का सरनेम नाइक है। ये रिशान नाइक भी नाइक सरनेम रखता है। वह तुम्हारी माँ के परिवार से आता है। हालांकि ये व्यक्ति काफी रहस्यमयी है और नाइक परिवार द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित है। वो हाल ही में प्रसिद्ध हुआ है। उसकी खास विशेषताएं क्या हैं, ये अभी तक पता नहीं है। तो ये नाइक परिवार से है। विक्की ने आंखें हल्के से सिकोड़ी, सोच में पड़ गया। उसे अपनी माँ के परिवार के बारे में ज्यादा नहीं पता था, और उसकी माँ ने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया था। एकमात्र निश्चित बात ये है कि ये नाइक परिवार साधारण नहीं है। वैसे भी अगर रिशान नाइक प्रोडिजी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, तो वह जरूर असाधारण होगा।
अगर मौका मिले तो तुम एक दूसरे को जान सकते हो। आखिरकार हम सब रिश्तेदार हैं, नैना राय ने आधे मजाक में कहा। ये कहना मुश्किल है कि वे दोस्त है या दुश्मन। मुझे नाइक परिवार का अच्छा नहीं है, विक्की राठौड़ ने शांति से कहा। उसकी माँ इतनी सौम्य और दयालु थी, लेकिन नाइक परिवार ने उसे घर से भागने के लिए मजबूर किया और उसने कई सालों तक उसका जिक्र नहीं किया। सिर्फ इससे ये देखा जा सकता है कि नाइक परिवार अच्छा नहीं है। जहाँ तक रिशान नाइक का सवाल है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। बेशक ये मानना होगा कि नाइक परिवार प्रतिभाओं को पोषित करने में वाकई अनोखा है। वैसे योर हाइनेस, तुम्हारी ताकत के साथ तुम्हें प्रोडिजी लिस्ट में होना चाहिए, है ना? मैंने तुम्हारा नाम क्यों नहीं देखा? विक्की ने अचानक पूछा। ये एक जियांगहो लिस्ट है और इसमें शाही परिवार के लोग शामिल नहीं होते, नैना राय ने हल्के से मुस्कुराया। वास्तव में, हालांकि दृष्टि पवेलियन की खुफिया एजेंसी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये पूर्णता की गारंटी नहीं दे सकती। सभी सूचियां केवल संदर्भ के लिए हैं और पूरी तरह सटीक नहीं हैं। ड्रैगन किंगडम बहुत विशाल है, जिसमें छिपे हुए ड्रैगन और बाघ हैं। शायद उन जगहों पर जो हमें नहीं पता, कुछ बेहद ताकतवर लोग छिपे हुए हैं। ये सच है, विक्की ने सिर हिलाया। जैसा कि कहा जाता है, दुनिया के बाहर स्वर्ग है और लोगों के बाहर लोग हैं। कौन गारंटी दे सकता है कि प्रोडिजी लिस्ट के बाहर कोई और ताकतवर प्रतिभा नहीं है? अब आखिरी सूची, शॉकिंग लिस्ट की घोषणा करती हूँ, नैना राय ने फिर से कहा। शॉकिंग लिस्ट में ड्रैगन किंगडम के सबसे ताकतवर लोग शामिल हैं। जो लोग इस सूची में आ सकते हैं, वे सभी दिग्गज हैं। सबसे पहले शॉकिंग लिस्ट में शीर्ष पर आद्विक मिश्रा, ड्रैगन टाइगर माउंटेन के हेवनली मास्टर, जो हजारों सालों से अपरिवर्तित है। शॉकिंग लिस्ट में दूसरा और तीसरा स्थान बहुत बदल गया है। पहले ये धनंजय, ड्रैगन गार्ड पैविलियन का मास्टर, और शाश्वत व्यास, त्रिशक्ति का स्वॉर्ड इमोर्टल थे। अब दूसरा स्थान है स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर नित्यानंद। तीसरा स्थान है डोमिनेटिंग सेक्ट के लीडर निरंजन। चौथा स्थान है शैडो ग्रेन कल्ट के लीडर निरुपमा। पांचवा स्थान है ड्रैगन गार्ड पैविलियन का नया पैविलियन मास्टर रत्नेश। छठा स्थान है ड्रैगन टाइगर माउंटेन के हेवनली मास्टर के उत्तराधिकारी अंशुल। सातवां स्थान है फ्रॉस्ट सिटी के लॉर्ड मयूर। आठवां स्थान है ब्लैक लिस्ट के लीडर ओल्ड घोस्ट। नौवां स्थान है अजुरियोन माउंटेन के मालिक अजुरियोन। 10वां स्थान है विक्रम राठौड़ और नित्यानंद। ये कहते हुए नैना राय ने रुककर मुस्कुराते हुए कहा, कैसा रहा दुनिया में 10वें मास्टर के रूप में? क्या तुम्हें लगता है कि इस सूची को देखने के बाद कोई और तुम्हारे हथियारों का इस्तेमाल करना चाहेगा? शॉकिंग लिस्ट का महत्व प्रोडिजी लिस्ट से कहीं ज्यादा है। अब विक्रम राठौड़ और नित्यानंद न केवल प्रोडिजी लिस्ट में शीर्ष पर हैं, बल्कि शॉकिंग लिस्ट में भी जगह बना चुके हैं। ये उपलब्धि अभूतपूर्व कही जा सकती है। तुम्हारे कहने से सुनकर शॉकिंग लिस्ट में अभी भी डराने वाला प्रभाव है? विक्की ने हल्के से भौहें चढ़ाई। बिल्कुल। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो लोग शॉकिंग लिस्ट में आ सकते हैं, वे सभी ग्रैंड मास्टर स्तर के ताकतवर मास्टर से शुरू होते हैं। कौन हिम्मत करेगा चुनौती देने की? क्या यह मरने की इच्छा नहीं है? नैना राय ने कहा। ये बात समझ में आती है। विक्की ने सिर हिलाया। इस बार शॉकिंग लिस्ट में बड़े बदलाव हुए हैं। धनंजय और शाश्वत व्यास एक के बाद एक गिर गए, नागेश का पता नहीं है, और अखिल को एक तलवार से मार दिया गया। पिछले साल के शीर्ष 10 में से 4 खो गए, जिसे भारी नुकसान कहा जा सकता है। सौभाग्य से सूची में नए ताकतवर लोग आए हैं, जिन्होंने इस कमी को भर दिया। ये सच है कि हर पीढ़ी में प्रतिभाएं आती हैं और नई पीढ़ी पुरानी को बदल देती है। नैना राय ने आह भरी। क्या तुम सूची में इन नए लोगों के बारे में कुछ जानती हो? विक्की ने अचानक पूछा। 5वां स्थान रत्नेश का है, ड्रैगन गार्ड पैविलियन का नया पैविलियन मास्टर। मेरे पिताजी ने तुम्हें पहले इस व्यक्ति का जिक्र किया था। वो जयदेव की बदली हुई पहचान है। धनंजय की मृत्यु के बाद वो आखिरकार सत्ता में आ गया, नैना राय ने जवाब दिया। मैं रत्नेश को जानता हूँ,
लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो पहले शॉकिंग लिस्ट में क्यों नहीं था। लेकिन जैसे ही धनंजय मरा, वह सूची में आ गया, और इतने ऊंचे स्थान पर। विक्की को थोड़ा अजीब लगा। कैसे कहूं? रत्नेश बहुत गहराई से छिपा हुआ है। पहले, क्योंकि धनंजय उसे दबा रहा था, किसी का ध्यान नहीं गया। अब जब धनंजय मर चुका है, रत्नेश ने तेजी से सत्ता हासिल की और ड्रैगन गार्ड पैविलियन के सभी अवशेषों को कठोर तरीकों से नियंत्रित किया। तब जाकर दृष्टि पवेलियन को पता चला कि रत्नेश बहुत खास है। उसे 5वें स्थान पर रखना सिर्फ एक रूढ़िगत अनुमान था। उसकी असली ताकत 3 प्रमुख सेक्ट्स के लीडर से कम नहीं होनी चाहिए। नैना राय ने गंभीर स्वर में कहा। इतना ताकतवर? विक्की ने हल्के से भौहें चढ़ाई। शॉकिंग लिस्ट के प्रत्येक रैंकिंग के बीच बड़ा अंतर होता है। पहले, शाश्वत व्यास ने अकेले ही शॉकिंग लिस्ट के 3 ताकतवर लोगों से लड़ाई की थी, और फिर भी जीत की पक्की उम्मीद थी। इससे कुछ संकेत मिल सकते हैं। इसके अलावा उसने अखिल के खिलाफ लड़ाई की थी, और दोनों पक्षों की ताकत लगभग बराबर थी। उसे गुप्त कौशलों का उपयोग करके कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी थी, ताकि थोड़ा सा लाभ मिल सके। यहाँ तक कि 10वें स्थान पर रहने वाला अखिल इतना ताकतवर था, तो 5वें स्थान पर रहने वाला रत्नेश स्वाभाविक रूप से और भी डरावना है। अगर वाकई उसका सामना हुआ, तो जीतना तो दूर, जीवित रहने का सवाल होगा। ड्रैगन गार्ड पैविलियन का डिप्टी मास्टर बनना स्वाभाविक रूप से असाधारण है, नैना राय ने गंभीर स्वर में कहा। इसके अलावा ड्रैगन गार्ड पैविलियन में कई ताकतवर लोग हैं, जिनकी शाखाएं फैली हुई है। भले ही शाश्वत व्यास ने ज्यादातर को एक तलवार से मार डाला, बचे हुए लोग अभी भी कम नहीं आके जा सकते। इस बार हमारी त्रिशक्ति की यात्रा को बहुत खतरनाक कहा जा सकता है। क्या? डर गई? अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है, तो अभी भी वापस लौटने का समय है, विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा। जो मैंने तुमसे वादा किया, उसे मुझे करना होगा। इसके अलावा मेरी मदद के बिना तुम शायद ड्रैगन गार्ड पैविलियन के अवशेषों से मुकाबला नहीं कर पाओगे, नैना राय ने कहा। प्रिंसेस नैना बिल्कुल सही कह रही हैं। जब हम त्रिशक्ति वापस जाएंगे, तो मैं पूरी तरह तुम पर निर्भर रहूंगा, विक्की ने हाथ जोड़कर कहा। मजाक छोड़ो, तुम मेजबान हो, और तुम्हें उदाहरण पेश करना चाहिए। मैं सिर्फ सहायक भूमिका निभा सकती हूँ, नैना राय ने गुस्से में कहा। जो सक्षम है, उसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। मैं अभी एक मरीज हूँ, और मुझे अच्छे से आराम करना होगा, विक्की ने कमजोर दिखने की कोशिश की। हाँ, तुम्हें अब देखकर तुम इतने जोश में हो कि एक गाय को मार सकते हो। मरीज जैसा कहा दिखते हो? नैना राय ने आंखें घुमाईं। वह विक्रम राठौड़ की ठीक होने की क्षमता से बहुत हैरान थी। सिर्फ एक रात में उसका ज्यादातर घाव ठीक हो गया था। अनुमान है कि 2 या 3 दिन में वह फिर से पूरी तरह जीवंत हो जाएगा। ऐसी मजबूत शारीरिक क्षमता वाकई दुर्लभ है। योर हाइनेस, अभी समय बहुत है, तुम थोड़ा आराम कर लो। जब हम त्रिशक्ति पहुंचेंगे, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, विक्की ने कहा। ठीक है, तो मैं थोड़ी झपकी ले लेती हूँ, नैना राय ने सिर हिलाया, फिर उसके बगल में बैठ गई और आंखें बंद करके ध्यान करने लगी। समय तेजी से बीता, और पलक झपकते ही आधा दिन हो गया। सूरज ढलने तक विमान धीरे धीरे उतरा।